एक ये कैन दे दीजिए, एक ये दे दीजिए। मैंने 3-4 चीजें ले ली। उस वक्त वो सिर्फ देखे और आगे चली गई। पीछे से तभी मुड़ के आई, बोली सर पैसे। मैं कहा पैसे? मैं बगल वालों को यूं देख रहा हूँ कि कोई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। मैं जी इसमें तो अब फ्री बोलने की मेरी हिम्मत इसलिए नहीं, मनोज भाई उसने बोला क्या छत से लेके जाएगा जहाज? वो चलाते करा, ये सब नहीं चलता भाई साहब गांव में, ये गांव खेड़ा है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलती। मगर रुक जा, अभी तो पैंट भी उतारनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज मक्खन। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। आज जो मेहमान हमारे बीच आने वाले हैं बहुत अच्छे हास्य के कवि हैं और उनके हास्य में मिलते हैं पंच और चेहरे के एक्सप्रेशन। इतने कमाल मिलकर करते हैं उनके साथ धमाल। और बुलाते हैं आज के कवि नई दिल्ली से विनोद पाल। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो शो। बहुत बहुत स्वागत है विनोद पाल जी आपका हमारे शो पर। और कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर? मनोज भाई बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और सच बतलाऊं मैं बहुत खुश हूँ कि आपने किस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करी जो कवियों का भी पक्ष रख सके सामने। क्या बात है विनोद भाई। विनोद भाई, मैं शुरुआत में ही आपसे पूछना चाहूंगा कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, पोएट्री करते हैं, ये जो लगन है, ये जो ललक आप में आई कैसे? तो आपका नाम ही विनोद है। मनोज भाई, मैंने दिल्ली पुलिस में एग्जाम दिए थे, दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए जब मैंने उसके लिए फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, रिटन टेस्ट पास कर लिया और इंटरव्यू में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो जब मैं इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हुआ तो मैंने गुस्से में एक कविता तैयार करी। उस वक्त मैं उसे कविता नहीं मान रहा था, मेरे मन के भाव थे जिसमें मैंने व्यंग भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। फिर हुआ कि हमारा मकान बन रहा था तो मैं वो सबको सुनाता रहता था। मेरे जितने भी मकान बना रहे थे लेबर, वो भी हंसते रहते थे। तो मकान बन रहा था तो वहाँ पे रोडी डस्ट एक कवि आते हैं, रसिक गुप्ता जी, वो हमारे शो पर भी आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था वो वाला एपिसोड आपका। तो जब वो आए रोडी डस्ट का उन्होंने डाल के चले गए वो, तो वो रोज रात को आते थे रोडी डस्ट डालने के लिए। तो पापा से बात होती तो पापा को हंसाते थे। तो पापा ने 2-3 दिन सुना, चौथे दिन उनको बोल दिया यार ऐसे तो मेरा छोटे वाला लड़का भी कर लेता है। तो उन्होंने बोला ऐसी बात है तो मिलवाइए आप। तो अगले दिन जब उन्हें पेमेंट लेनी थी वो घर पे आए और जब उन्होंने वो सुनी, जिसे मैं उस वक्त कविता नहीं मान रहा था, उसे सुन के उन्होंने बोला यार ये तो मंचों की चीज है, आप इसे मंच पे लेके आओ। फिर वो एक बार रोहिणी सेक्टर 16 में कोई बड़े कवि हैं, उनके घर पे गोष्ठी थी और वहाँ पे बड़े बड़े कवि बैठे हुए थे, बड़े बड़े नाम थे। उनके बीच में मैंने पहली बार पढ़ा और उन लोगों ने बोला बेटा ये तो कविता, ये तो मंच के लायक है। और वहां से फिर जो शुरुआत हुई बस वो आज आपके सबके बीच। क्या बात है। तो ये रचना जो आपकी पहली थी हमारे ऑडियंस और हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। वानगी सुना देता हूँ कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के हमने भी फॉर्म भरे थे। एक तरह से अपने तन मन हमने मृत्यु के नाम करे थे, क्योंकि जिस दिन हमारी दौड़ थी स्पोर्ट्स ग्राउंड में, बेहोश से होने लगे थे हम तो पहले ही राउंड में। और ग्राउंड के बाहर खड़े पिताजी भाग विनोद चीख रहे थे, लगता उन्हें दूर के ढोल सुहाने दिख रहे थे। जबड़ियां हमारी बिचने लगी थी यारो, आतड़ी अंदर की सब खिंचने लगी थी यारो। एक बार तो दिल ने कहा विनोद हार जा प्यारे, पर हमको तो दिख रहे थे ऊपर की कमाई के नोट करा रहे। मतलब मनोज भाई ये उस वक्त कविता बहुत लंबी है, लेकिन ये एक ऐसा पक्ष था जो उस वक्त पे हास्य कवि के तौर पे एक अच्छी सी इमेज बन गई उस दौरान। तभी तो लोग कहते हैं देख रहा है ना विनोद। जी ये तो थी आपकी शुरुआत। फिर आपको पहला मंच कब मिला कि अब मैं कविता के लिए तैयार हो गया हूँ? पहला मंच मुझे कालका जी मंदिर है, कालका जी मंदिर के प्रांगण में मिला। वहां मैं एज ए श्रोता गया हुआ था, तो मुझे वहां पे सिर्फ श्रोता की तरह बैठना था। लेकिन वो 5 कवियों के बीच 2 कवि पढ़ने के बाद एक महात्मा जी आ गए और उनका वो थोड़ा सा सत्संग वगैरह हो गया, काफी लंबा चला गया। वो जो कार्यक्रम कर रहे थे उन्होंने बोला यार अब कोई हास्य के कवि की जरूरत है, और हास्य का कवि शुरू में ही पढ़ चुका था। उन्होंने बोला जी एक विनोद पाल करके कवि है। उस वक्त मेरा नाम विनोद विक्रम हुआ करता था। अच्छा विनोद। तो उन्होंने बोला विनोद विक्रम को पढ़वा दो। और बाई चांस पब्लिक इतना मतलब कि ऊब चुकी थी उस वक्त कि वो जो मैं पढ़ रहा था इस कविता ने, वो मतलब उस दिन इतना अच्छा मेरा जमा वहां पे कि हाँ वहां पे उनको लगा यार इस कवि को तो मैं आपसे बुलाया करूंगा। वो मेरा पहला मंच था। फिर वहां से तो ये फिर विनोद विक्रम से विनोद पाल कैसे हो गया? ये एक्चुअल में मेरे पिताजी ने बोला, कह रहे बेटा कि मैं चाहता हूँ कि देख कि हम जो हैं वो हमारे नाम में आना चाहिए और तू पाल रख। विनोद तेरे नाम में ही आ गया,
पर तू क्या पाल बात है, रख। बहुत पहले बड़ी पिताजी ने बोला और फिर तब से मैंने विनोद पाल रख लिया। क्या बात है बात। जी जी जी। एक चीज और मैंने देखी कि आप जब स्टार्ट करते हैं मंचों पर तो कुछ 4 लाइनें ऐसी सुनाते हैं कि मजा आ जाता है। जी वो पंक्तियां कुछ ऐसे हैं मनोज भाई के, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। अक्सर सभी लोग छू कर आते होंगे, लेकिन जितना बेबाक तरीके से आप बता रहे हैं ऐसा कोई बताता नहीं है। नहीं मनोज भाई छूते आप भी होंगे, और आप शो पे हैं तो मैं समझता हूँ आपकी एक गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो गले लग कर आता हूँ। जी जरूर जरूर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप काफी मंचों पर आ गए, आपकी शुरुआत हो गई। जब पहला टीवी शो आपको मिला, आपने कई टीवी शो किए, उस पहला टीवी शो में आपको जब निमंत्रण मिला तो उस समय आपको कैसा फील हुआ? मनोज भाई वो जो टीवी का शो था ना वो बहुत बड़ा शो था। शैलेश जी कार्यक्रम करते थे। मैं 2013 में, मुझसे पहले काफी कवि आ चुके थे और मेरा जाने का बना वहां पे। हाँ, उसमें मैंने भी कई बार परफॉर्म किया है। हाँ हाँ आपने भी परफॉर्म किया था, मैंने देखा था। तो उसमें जाते वक्त घर वालों को पहली बार पता चला कि भाई लड़का तो हवाई जहाज में जाएगा। और मनोज मक्खन भाई मेरे लिए और उस चैनल के लिए, जिस चैनल पे मैं जाने वाला था, मुझे पता भी नहीं था हवाई जहाज की टिकट थी। ये किसी ने बताया नहीं कि एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। ये हमारे घर में किसी को पता ही नहीं था कि 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। हम वो लोग हैं जो दिल जैसी मूवी देख के बड़े हुए हैं, दिल और आशिकी जैसी मूवी देख के एंड में पहुंच जाओ, माँ की कसम दे दो, मेरा प्यार उस प्लेन में जा रहा है, ये देख के हम बड़े हुए हैं। हमारे को तो पता नहीं था कि एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। अब हुआ क्या, मेरे घर वालों ने उस चैनल पे आने की खुशी, वो लड़का पहली बार हवाई जहाज से जा रहा है, घर पे ढोल मंगा रखा था उस दिन। गली में ढोल बजे जा रहा, मैं भी नाच रहा हूँ घर वालों के साथ। अच्छा होता क्या है कि वो होता है ना कि अंधों में काना राजा, तो एक राजा, एक व्यक्ति भी गली में आया, वो ढोल के आगे नाचते नाचते उसने मुझे बोला, विनोद भाई मुबारक हो, आप जा रहे हो? मैं कहा हाँ। कह रहे कितने बजे की फ्लाइट है? तो मैंने बोला भाई 11:10 की। तो उसने घड़ी की तरफ देखा, तो फिर एक लाइन बोली और मैं सीधा वहीं से निकल लिया। उसने बोला क्या छत से लेके जाएगा जहाज? बस ये मेरे लिए जरूरी था। मैं सीधा वहां से पहुंचा। मैं जी 11:10 की फ्लाइट थी और 11 बजे एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा। गार्ड ने तो अंदर जाने दिया, टिकट देखे कि भाई कर लेगा। मैं वहां जाके अभी मुझे वो भी बनवाना था, उसका बोर्डिंग पास बनवाना था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बोला मैडम, कह रहे सर ये फ्लाइट तो गई। मनोज भाई मैंने ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ था। अपनी तरफ से तो पूरा हीरो बन के गया हुआ था मैंने उसको सुनाते हुए उस चैनल का नाम लेके बोला, हेलो मैडम, मैं फलाना चैनल पे जा रहा हूँ फलाना शो के लिए, और आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरीके से मना कर? अरे मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व करके जा रहा हूँ, आपको मुझे देनी चाहिए। कह रहे सर वो मुझे बार बार कह रहे सर आप समझ नहीं रहे, समझ। बगल में खड़े एक व्यक्ति ने सिर्फ एक लाइन बोली मनोज भाई, और मेरा चश्मा नीचे उतर गया, जो अब तक उतर नहीं रहा। ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने सीधा ही बोला, भैया पहली बार जा रहे हो क्या? मनोज भाई चश्मा उतर के बोला, हाँ अंकल जी पहली बार जा रहा हूँ। कह रहे भैया आपको पता नहीं है 2 घंटे पहले आना था, ये आना था, वो आना था, अब तो हवाई जहाज गया। अच्छा उस दिन मुझे पता चला, हम कितने भी पढ़े लिखे हों पर मुंह से कोई एक ऐसी बात निकल जाती है जो बाद में आपका इतिहास बन जाती है। मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे उसने मुझसे बोला भाई साहब आपकी फ्लाइट तो गई, मैं उससे बोला भाई साहब ज्यादा दूर नहीं गई होगी, बुला लो भी। सच में ये हुआ। और अच्छा यहाँ तक की तो बात दूर थी, बात क्या था, वहां यहाँ से जाते वक्त जो फ्लाइट थी उसमें खाना फ्री था। अब यहाँ माइंड में सेट हो गया कि फ्लाइट में तो खाना फ्री मिलता है। अब वहां पे जब शूट वूट कर लिया और वहां से जब वापसी लौटा, अब जिस फ्लाइट में मैं आ रहा था उसमें खाना फ्री नहीं था, पर मेरे तो माइंड में बैठा हुआ था कि भाई फ्लाइट में तो खाना फ्री मिलता है। तो एक एयर होस्टेस मेरे पास आई, उसने बोला सर क्या क्या चाहिए? मैंने बोला जी वो बनाना की चिप्स दे दीजिए, एक ये कैन दे दीजिए, एक ये दे दीजिए। मैंने 3-4 चीजें ले ली। उस वक्त वो सिर्फ दे के और आगे चली गई। पीछे से तभी मुड़ के आई, बोली सर पैसे। मैं कहा पैसे? मैं बगल वालों को यूं देख रहा हूँ कि कोई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं जी इसमें तो अब फ्री बोलने की मेरी हिम्मत इसलिए नहीं मनोज भाई, मैं फ्री बोलूं और बगल वाला मुझे घूर के देखे, मैं कैसे अनपढ़ के साथ बैठा हूँ। मैं ठीक है जी कितने पैसे हुए? 700। मुझे ऐसा लगा मनोज भाई कि आने जाने की जो हवाई जहाज की टिकट थी ना, वो मुझे इतनी महंगी नहीं लगी जितना महंगे वो 729 रुपए पड़े यार मुझे, सच। और वो फिर वो यात्रा हो गई। हालांकि क्या था, जब वो टीवी पे जब वो कार्यक्रम आया तो उसके बाद ये लगा यार वो पैसे भी वसूल हो गए। पर ये यात्रा ऐसी थी जिसने मुझे मतलब सच में
मतलब मेरे को ये मेरे लिए बुरी थी, लेकिन जब लोग सुनते हैं तो हंसते हैं, तो मुझे लगता है चलो ये भी एक अच्छा ही काम हो रहा है लोगों के लिए। क्या बात है, बहुत मजा आया और मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत मजा आ रहा होगा। विनोद भाई, जो पहली बार ऐसा होता है वो स्वाभाविक है, होता है ऐसा। एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो इस तरह की यात्राएं आपकी रही, और कभी काव्य मंच पर कोई यात्रा कर रहे हैं, कविता पढ़ने जा रहे हैं, उस दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं करहल में एक कार्यक्रम था, तो मैं घर से दिल्ली से करहल के लिए जो ट्रेन पकड़ी, ट्रेन स्टेशन से वो रास्ता 7 किलोमीटर दूर था जहाँ पे कार्यक्रम था। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं इतना लेट हो चुका था कि मैं कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया था। मुझे लगा मैं पहुंच जाता हूँ, वहां पहुंच के कपड़े चेंज कर लूंगा। अब हुआ क्या, ऑटो में ही फोन आ गया, कहाँ पे है विनोद, जल्दी आ तेरे। अच्छा होता क्या, जब आप शो में शुरू में सुनाने वाले होते हैं तो आपका पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और मैं ही लेट था। उनका बार बार फोन आ रहा है, अरे विनोद आओ ना, तुम्हारे बिना प्रोग्राम। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं ऑटो के अंदर कपड़े चेंज करूं। अब ऑटो वाले के अंदर मैंने जैसे ही शर्ट उतार के उसके बगल में रखी, वो चलाते कह रहा ये सब नहीं चलता भाई साहब गांव में, ये गांव खेड़ा है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलती। मगर रुक जा, अभी तो पैंट भी उतारनी है। उसने ऑटो साइड में रोक दिया, कह रहा भाई साहब ये सब चीजें नहीं चलेंगी, आप बताओ कहाँ छोड़ना है। मैं कहा बेटा मेरा एक शो है, बस तू मुझे वहां तक पहुंचा दे, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं कवि हूँ। मैंने उसे, हालांकि वो कवि नहीं समझा, मैं भाई मैं कलाकार हूँ, अगर आप मुझे पहुंचा दोगे मेरा काम बन जाएगा। तो वो मुझे इसलिए लेके चला गया क्योंकि मैंने उसे बोल दिया भाई वापसी में भी तेरी वाली गाड़ी में आ जाऊंगा। वो सामने बैठा मनोज भाई, जब वो परफॉर्मेंस के बाद जब वो नीचे आके मुझसे मिला, कह रहा भाई साहब गलती हो गई, आप तो सच में बड़े कलाकार। क्या बात है। मतलब तो लगा कि हाँ यार, लेकिन ये चीज बड़ी वो लगी जब उसने बोला ना गांव खेड़ा है यार, यहाँ ये सब नहीं चलता। उस वक्त वो मुझे आज भी याद आ जाता, तो मैं बहुत हंसता हूँ। क्या बात है, आपकी यात्राएं तो बहुत ही हास्यप्रद और रोचक रही हैं। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, आपका जो स्कूल का समय था उस समय भी लोग विनोद को बहुत पसंद करते रहे होंगे, वहाँ कैसा आप फील करते थे और कैसा माहौल रहता था? हाँ, मेरे दोस्त एक विनीत चौधरी हैं, वो भी आपका ये शो देखते हैं, तो वो देख रहे होंगे अपने आप को। विनीत चौधरी जब मैं 11th में आया, 10th से 11th में आया, वो मेरे संग 10 तक था, 6 से लेकर 10 तक था। तो जब मैं 11th में आया मेरा सेक्शन चेंज हो गया, उसका बी था, मेरा डी हो गया। वो स्पेशली 4 लड़के लेके आया डी सेक्शन के टीचर से कहने के लिए कि सर विनोद पाल को प्लीज हमारे उसमें भेज दीजिए। मैं विनोद पाल के, हाँ ये हमारे को हंसाता है, हमारे संग इंजॉय करते हैं इसकी कंपनी को। वो स्पेशली मुझे डी से बी में उन्हीं दोस्तों ने करवाया। उस दिन से महसूस होने लग गया कि हाँ यार कुछ तो कमाया है, लोगों के दिल में जगह बनाई। कभी ऐसा अवसर बना कि आपने स्कूल में परफॉर्म किया या स्कूल में आपको काव्य पाठ करने का या बोलने का अवसर मिला हो? स्कूल में तो मतलब मैं सच बताऊं, स्कूल में तो कभी इस तरह का हुआ ही नहीं। मतलब एक जो कभी कभार कविता वगैरह सुना दी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की धाड़ हो, वहां परफॉर्मेंस नहीं होती थी, वहां प्रेशर होता था। हाँ, टीचर सामने खड़े हुए, टीचर की तरफ देख के नहीं बोलना। अच्छा, कविता आपको पूरी याद होती थी, कविता से पहले की चीज आपको ज्यादा डरा देती थी। जैसे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे प्रिय शिक्षकगण और मेरे हैं, जब यूं करके बोलते थे तब लगता था अरे यार वो तो छूट गए। हाँ, लाइब्रेरी वाली मैडम और मेरे प्रिय क्या था सहपाठियों, मैं आपके सामने कविता, ये याद नहीं होता था, कविता पूरी याद होती थी। ये सबसे ज्यादा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विनोद भाई, मैं एक चीज देखता हूँ सोशल मीडिया पर, जब आप लोगों को बहुत अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से बर्थडे विश करते हैं, लेकिन एक बात कॉमन देखता हूँ कि उसमें आप एक श्रीवल्ली परिधान का और उपयोग करते हैं, ये क्या है? देखो मनोज भाई, क्या होता है कि आदमी का ना जन्मदिन जिस दिन वो पैदा हुआ होता है वो जीवन में बहुत ज्यादा खास होता है। आप कोई गैर आपके जन्मदिन पे आपको विश करे ना, और विश भी ऐसा कर दे भाई हैप्पी बर्थडे, तो किसी भी पोस्ट के नीचे लिखना आसान है, पर उसके लिए एक वीडियो बना के डालने पे ना आप सोच भी नहीं सकते उस व्यक्ति को इतना अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी के लिए कोई बर्थडे पर इस तरह की पोस्ट करता हूँ, वो नीचे एक लाइन जब लिखता है ना, विनोद भाई आपका जवाब नहीं, तो लगता है यार हमारी क्रिएटिविटी किसी का दिल खुश कर गई, इससे बड़ी बात नहीं। हाँ, श्रीवल्ली परिधान का ये है कि जो मेरी वाइफ है नेहा, तो नेहा का अपना काम है ऑनलाइन शॉपिंग का, कपड़ों का, तो वो जो सेल करती है श्रीवल्ली परिधान में, जो साड़ियाँ सूट वगैरह का जो काम है वो सारा का सारा नेहा का रहता है। तो मेरा अपना ये रहता है, मेरी कोई वीडियो हो तो नेहा की अगर प्रमोशन हो रही है तो मैं श्रीवल्ली परिधान कम से कम वो तो उसमें डाल दूँ यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जी। एक अच्छी सोच आपकी है। एक बात और पूछना चाहूंगा विनोद भाई, मैंने आपके साथ कार्यक्रम भी किए हैं, एक जो एक्ट आप करते हैं मंचों पर, एक मोटी लड़की की विदाई हो रही है
और वो जो दृश्य आपने जो क्रिएट किया और जो एक्सप्रेशन आपके हैं वो कहाँ से निकाल कर लाए आप? देख भाई, कविता में एक विधा होती है प्रहसन विधि। मतलब प्रहसन विधि मतलब नाट्य रूपांतर कविता का। मैंने मोटी लड़की को उसी प्रहसन विधि में रचा है पूरा। प्रहसन विधि क्या है, एक नाट्य रूपांतर होता है। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने एक विदाई देखी थी जिसमें सच में मामा इतना पतला था, और ये एक विदाई का सीन है जहाँ पे मामा को अपनी भांजी को उठा के डोली विदाई वाली कार तक छोड़ के जाना था। मैंने सच में अपनी गली में एक ऐसा दृश्य देखा था कि मामा पतला था, लड़की वजनदार। अच्छा, ये क्रिएशन आपने रियल लाइफ से उठाया? हाँ नहीं, रियल, पूरा रियल नहीं है ये हुआ क्या, मैंने बस सिर्फ इतना देखा था कि एक मामा ने, पतले मामा ने अपनी वजनदार भांजी उठाई, वो लेके गया, लेकिन वो रास्ता इतना लंबा था, उसने 4 बार उतार के सांस लिया, फिर दोबारा उठाई, फिर लेके गया। यहां से मुझे एक थीम मिली कि अगर इस बीच में, उसके बीच में और रोड़े अटकाए जाए विदाई से पहले तक, तो वो दृश्य बहुत बढ़िया बन सकता है। हालांकि क्या हुआ मनोज भाई, शुरू में ना इस दृश्य में मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आता था। मैं किसी को भी सुनाता था तो वो उस चीज पे हंस जाता था कि यार जो इसमें जो व्यंग आ रहा है, पंच लाइन पे हंस जाता था, लेकिन वैसे नहीं आता था। मेरी वाइफ ने बोला, विनोद इसमें एक्सप्रेशन पे अगर काम किया जाए तो। अब एक्सप्रेशन पे आप एक्सप्रेशन करोगे यू मामा जी जो आगे बढ़ो यू, तो फिर हमने काम किया भाई साहब, घर में जो गैस का खाली सिलेंडर होता है, मैंने यहां तक उठाया, वो भी काफी वजनदार होता है। मैंने उठा के जब पहले डायलॉग बोला, क्या करना चाहिए तू, और वहां से जो वो टोन पकड़ी वॉइस की, वो आज तक वो टोन जहन में, जब लोग एक्सप्रेशन पे हंस जाते हैं, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता और एक्सप्रेशन पे काम हो जाता है, तो लगता है कि वो मेरी मेहनत रंग लेके आ गई है। विनोद भाई, ये जो एक्ट है इसे आप स्टैंड अप परफॉर्म करते हैं तब तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद निकल के आता है और मस्त सीन क्रिएट होता है, लेकिन आज हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ अंश या कोई संवाद इसका बता दे तो मजा आ जाएगा जी। एक संवाद सुना दे उसे। उसमें संवाद में क्या है कि मोटी लड़की को उठाना है, जो कि लड़की 150 किलो की है, और मामा कोई है नहीं। अब पीछे कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा था, वो सबसे कह रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, शादी में मेरे। अब उसका खुद का वजन 40 किलो है, लेकिन वो आगे आ गया और लड़की के बाप से बोला, अंकल जी कहाँ है लड़की, कह रहे बेटे पीछे। अब जब तक उसने लड़की को देखा नहीं था, उसकी सांसें नॉर्मल चल रही थी, उसका बीपी कंट्रोल में था और उसका शरीर कांप नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसके शरीर में जो प्रतिक्रिया है वो कैसे, क्या अंकल जी यहाँ पे, क्या करना अंकल जी, उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और ये छुटकी नहीं है, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो मैंने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो तभी रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर तभी बगल में भाई मनोज मक्खन भाई आपका लड़का आया, और आपके लड़के ने आके गाना गाया सुल्तान फिल्म का, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। अब लड़की को लेकर आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी के पास भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला, चले क्या कर, ले क्या मतलब, यहीं तक तो लेके आ गया था। क्या बात है विनोद भाई, बहुत मजा आ गया। और मैं हमारे ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, विनोद भाई ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, सच में आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट लिख दीजिए जल्दी से। और मैं चाहूंगा विनोद भाई एक परफॉर्मेंस और हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए, मजा आ जाएगा। हाँ मैं बतलाता हूँ भाई, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी भी है। और कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। क्या अंतर है? बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को, मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मुझसे बोले, तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ ऐसे ही आ जाऊं या लेके पहुंचू बैंड बाजा। घर पहुंचते मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है।
मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंद है, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल हूं, वो मेरी सकीना है, अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। क्या बात है, क्या ताली मत बजाओ, ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली जो बैठा हुआ था। मुझसे बोला, आप नेहा के भाई हूं? मैं बोला भाऊजी, मैं नेहा के पापा से बोला, मैं भाऊजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने बोला, नेहा ने तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला, मेरे प्यार का तो अच्छा अंजाम रही हो, नहीं मेरी बहू में क्या पोलियो का था जो उसकी बाहें थाम रही हो। बोली, और देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा, हे भूल जाए? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं राहुल गांधी हूं, तुझे पाने के लिए हर दाव लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई आपका, आप हमारे शो में पधारे। ये थे विनोद पाल, जिन्होंने हमें सुंदर सुंदर बातों से हंसाया, गुदगुदाया। और हम फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।